हेलो प्यारे मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और नाम है घूर्णन गति, घूर्णी गति, द्रव्यमान केंद्र, कणों के निकाय तथा घूर्णी गति। भौतिक विज्ञान में ये चैप्टर मुश्किल माना जाता है, ये मान लो आप। और मुश्किल क्यों माना जाता है? क्योंकि इसके लिए जो बेसिक बातें हैं, इसके लिए जो गणित है वो कमज़ोर रहता है, इसलिए ये अध्याय या चैप्टर कमज़ोर रहता है। अब उसके लिए सबसे पहली बात मैं बताऊंगा आपको कि इसको समझने के लिए गणित किस प्रकार काम करता है। क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि भाई गणित कैसे काम करता है इसमें, तब तक हमें हमारे गणित के जो सूत्र हैं या गणित के जो तरीके हैं वो गड़बड़ होते चले जाएंगे। तो धीरे धीरे मैं इस चैप्टर पे जो है की शुरुआत में पहुंच गया हूं और यह है अध्याय 7 यानी चैप्टर नंबर 7। और अगर हम चैप्टर की भूमिका की बात करें तो गणित का रूप, मतलब एक गणित का इस्तेमाल होगा, भूमिका में गणित की बात होगी, वस्तुओं के घूमने की, द्रव्यमान केंद्र की, और जो इसकी जो मतलब एक हम कहते हैं प्रस्तावना, भूमिका जो है वो क्या है कि यहाँ पर कणों के निकाय। तो कण किसको माना गया? कहता है जी कण वो है जो छोटे से छोटा है, जिससे छोटा कुछ नहीं है, और उसका द्रव्यमान एक बिंदु पर है। यानी कण का केंद्र बहुत छोटा बिंदु है और बिंदु पर उसका द्रव्यमान है। यानी बिंदु और कण एक ही चीज़ मान के चलें। गणित में क्या होता है कि जब तक बहुत छोटा नहीं करेंगे तब तक उसका द्रव्यमान उस केंद्र बिंदु पर नहीं पहुँचेगा। ठीक, तो इसलिए कण का मतलब है कि बिंदु कण, ये समझ लो आप, बिंदु कण। अब कण का द्रव्यमान उसके केंद्र पर है या एक बिंदु पर है, ये पहले मान लिया गया। और ये बात आती है न्यूटन के नियमों से। जो न्यूटन के गति के नियम हैं या न्यूटन के नियम हैं वो बिंदु कणों पर लागू हो जाते हैं। यानी वो ये मान के चलते हैं कि कोई भी कण, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान एक बिंदु पर है और ये एक छोटे कण की तरह वहाँ पर रखा हुआ है। तो फिर न्यूटन के जो नियम हैं वो उस पर लागू हो जाते हैं। जैसे कि आप देखते हैं बल, द्रव्यमान गुणा त्वरण, या जो भी और चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसमें सारी की सारी बातें न्यूटन के नियमों में आ जाती हैं। अब यहाँ पर बात ये आती है कि द्रव्यमान केंद्र। अब एक कण की अगर बात आई तो कण का द्रव्यमान केंद्र तो ठीक है, उसके कण के केंद्र पे हो गया, वो एक बिंदु कण है। लेकिन एक से ज़्यादा अगर कण हैं, हम किसी वस्तु में देख रहे हैं तो बहुत सारे कण हैं, वस्तु तो बहुत सारे कणों से मिलकर बनी हुई है। तो उसके लिए जहाँ पर उसका द्रव्यमान केंद्र हम मानेंगे या माना जाएगा वो न्यूटन के गति के नियमों पर लागू हो जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर आपके पास एक भौतिक राशि होनी चाहिए। भौतिक राशि यानी अगर कणों का द्रव्यमान केंद्र कुछ मान लिया जाए, फिर उस पर बल लगाए जाएँ, उसमें रेखीय संवेग हो जाए, तो वो वही होना चाहिए जो न्यूटन के नियम के अनुसार है। एक बात तो है ये प्रस्तावना में जो जरूरी बात है। दूसरी बात है कि द्रव्यमान केंद्र निकालने में या उसे लागू करने में जो गणित का महत्व है। गणित का महत्व यह है कि आपके पास त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री के सूत्र, क्योंकि त्रिभुजों में या चतुर्भुज में या कहीं आपको कोई दूरी कोई चाहिए कोई चीज़, तो वो आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात, निर्देशांक ज्यामिति की थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये जेड अक्ष है। तीसरी बात, सदिश राशियों के पदों में वेग को या स्थिति को या त्वरण को प्रदर्शित करना आपको आना चाहिए। ठीक, यानी देखो छोटी छोटी बातें आ गई। त्रिकोणमिति, ज्यामिति की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है, ये आयत है, जो भी है, वर्ग है। और इसके बाद निर्देशांक ज्यामिति में ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, जेड अक्ष है, इस तरह की जानकारी होनी चाहिए। ठीक, वेग, द्रव्यमान, सदिश, वेग, स्थिति, त्वरण जो है, इन यानी एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ऐसी जो राशियां हैं उनको सदिश रूप में लिखने का पता होना चाहिए। तो ये सामान्य जानकारी है जो द्रव्यमान केंद्र तक पहुंचने में होनी चाहिए। अब इसके बाद जैसे ही हम बात करते हैं घूर्णी गति या घूर्णन गति, लिखा हुआ है घूर्णी गति, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में गणित का अच्छा खासा प्रयोग है। उसमें क्या है कि आपको जो बेसिक जानकारी है वो तो होनी ही चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया त्रिकोणमिति है, उसकी सामान्य जानकारी, ज्यामिति है, गणित जो भी है
उसमें कह रहा है कि उसमें आपको एक वृत्तीय पथ पर गति की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, यानी जो वृत्तीय पथ पर गति है उसकी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो आप समझ लें पहले कि वृत्तीय पथ पर गति क्या है। अब हमने अभी अध्याय बनाया समतल में गति, तो समतल में गति में हमने अभी वृत्तीय पथ पर गति के बारे में वीडियो बनाया, बहुत अच्छे से बनाया, उसे आप एक बार देख लें कि वृत्तीय पथ पर गति किस प्रकार होती है। यानी कोई वस्तु घूमेगी तो सीधी सी बात है कि जो कण है वो वृत्तीय पथ पर गति करेगा, फिर एक कण घूमेगा, फिर बहुत सारे कण घूमेंगे, फिर उसमें ठीक। एक तो ये हो गई बेसिक जानकारी कि वृत्तीय पथ पर गति की जानकारी हो, सामान्य गणित हमारे पास हो। दूसरी चीज़ क्या है इस अध्याय में, घर्षण बल कैसे काम करता है, यानी घर्षण कैसे काम करता है, स्थितिक घर्षण क्या है, सीमांत घर्षण क्या है, गतिज घर्षण क्या है, वो आपकी पकड़ में होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि इस अध्याय के अंदर बहुत सारा बेसिक है, जो पीछे का बेसिक है, जो पीछे के चैप्टरों में, पीछे के अध्यायों में इस्तेमाल हुआ है, वो बेसिक है। वो बेसिक हमारा ठीक नहीं होता, तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जो रोटेशनल मोशन है, हमारा जो घूर्णन गति है, वो चैप्टर कमज़ोर है। तो इसके चैप्टर कमज़ोर होने का मतलब ये है कि इससे पीछे की जो मैकेनिक्स है, इससे पीछे की जो यांत्रिकी है, यानी गति के नियम हैं, घर्षण है, गति है, एक सरल रेखा में गति, समतल में गति, जो भी वृत्तीय पथ पर गति, हमारी ये सारी चीज़ें कमज़ोर हैं, तभी जाके ये कमज़ोर होता है, क्योंकि उन सबसे मिलके ही ये अध्याय तैयार होता है। अगर हमारा बेसिक ठीक हो जाता है, इन चीज़ों को हम ठीक कर लेते हैं, तो ये चैप्टर हमारा बहुत बढ़िया हो जाता है, फिर कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे मैंने कहा कि घर्षण की जानकारी अच्छी तरह होनी चाहिए, यानी गतिज घर्षण, स्थितिक घर्षण और सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण कहाँ काम करता है, इन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, तब हम इस चैप्टर को समझ पाएंगे, वरना ये चैप्टर हमारा छूट जाता है। इसके बाद जैसे मैंने कहा न्यूटन के नियम क्या है, तो जड़त्व क्या होता है, जड़त्व कैसा गुण है, वस्तुओं में जो जड़त्व है वो उनकी स्थिति में परिवर्तन को रोकता है, या उनकी स्थिति में परिवर्तन करने वाले बल का या कारण का या कारक का विरोध करता है, तो उसे कहते हैं जड़त्व। जड़त्व क्या, प्राकृतिक गुण है जड़त्व। तो इन सब चीज़ों की जानकारी पीछे के अध्यायों से होनी चाहिए, ये है इस चैप्टर के लिए ज़रूरी बातें। अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं, कणों के निकाय तथा घूर्णी गति, इसका नाम लिखते हैं पहले, फिर शुरू करते हैं। और जो पहला वीडियो बनेगा, इस वीडियो में हम शुरू करेंगे कि जो द्रव्यमान केंद्र है, ठीक, वो कैसे निकाला जाता है। ठीक, द्रव्यमान केंद्र की बात करेंगे। इससे पहले जानकारी दी है इन्होंने, बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं, कैसे कैसे वस्तु घूमती है, कैसे घूर्णन गति होती है, वो तो पूरे अध्याय में हम पढ़ेंगे ही, कैसे कैसे वस्तु घूमती है। वो तो भूमि का प्रस्तावना में मैंने बताया कि गणित का क्या महत्व है। लेकिन पहली बात है 7.2, यानी 7वें चैप्टर में दूसरा जो पॉइंट है वो है द्रव्यमान केंद्र। और अब तक जो मैंने बात की वो की मैंने पहले चैप्टर पॉइंट की भूमिका के बारे में मैंने बताया। द्रव्यमान केंद्र हम पढ़ने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं 7.2। ओके, तो लिख देते हैं सबसे पहले चैप्टर 7, इसका नाम लिख देते हैं कणों के निकाय तथा घूर्णी गति। घूर्णी, ऐसे घूर्णन गति या घूर्णी गति, जो भी आप कहोगे, ठीक। कणों के निकाय यानी सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। अब इसे अंग्रेजी में लिख के बताता हूँ, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। ये हो गया चैप्टर का नाम, ठीक। पहला पॉइंट क्या निकाल रहे हैं, पहला पॉइंट निकाल रहे हैं द्रव्यमान केंद्र, यानी सेंटर ऑफ मास। ठीक, सूत्र बनाएंगे दो कणों के निकाय के लिए और लागू कर देंगे, चाहे कितने भी कण हों, फिर उस पर वो सूत्र लागू हो जाएगा। सबसे पहली बात, चलिए शुरू करते हैं द्रव्यमान केंद्र। ओके, अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया आपको कि न्यूटन के गति के नियम या न्यूटन के नियमों के अनुसार ही हमें चलना है। तो न्यूटन में क्या है, न्यूटन बात करते हैं जड़त्व की, जिसे कहते हैं इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब इनर्शिया या जड़त्व के गुण के कारण
वस्तुएं खुद अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर सकती, उसके लिए बल लगाना पड़ता है। तो जड़त्व विराम अवस्था में हो या वस्तु चल रही होती है, ऐसी अवस्था में हो, जड़त्व का गुण प्रकृति में काम करता रहता है। अब मान लीजिए दो वस्तुएं चल रही हैं, अलग अलग स्थिति में हैं, और ये दो कण हैं। वस्तुएं क्या मतलब कण हैं ये दोनों। इनका द्रव्यमान केंद्र कहाँ होना चाहिए? कहता है जो मूल राशि है, जो प्रकृति में गति के कारण निर्धारित की जाती है, वो मूल राशि है रेखीय संवेग। कणों को मिलाकर अगर किसी बिंदु पर रेखीय संवेग, कुल रेखीय संवेग जा रहा है, तो वहीं उस बिंदु पर ही उसका द्रव्यमान केंद्र यानी सारा का सारा द्रव्यमान रखा हुआ या चलता हुआ माना जा सकता है। अब इसको थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए ये कण है और ये इस तरफ इस दिशा में जा रहा है, इसका वेग है v1, इसका द्रव्यमान है m1 और इसका जो स्थिति सदिश है वो है r1। और ये मान लीजिए मूल बिंदु, और दूसरा कोई कण मान लीजिए इस तरफ को जा रहा है, इसका वेग है v2, इसका द्रव्यमान है m2 और इसका स्थिति सदिश है r2। इस प्रकार, और यहाँ पर ये मान लीजिए ये है आपका मूल बिंदु, इस तरीके से, ठीक ऐसे बना देते हैं कि भाई ये मूल बिंदु है। ये मान लीजिए एक्स वाई एक्सिस मूल बिंदु। तो इसमें थोड़ा सा इस लाइन को सीधा करते हैं, इस लाइन को सीधा कर देते हैं, देखो सदिश को सीधा कर देते हैं इस वाले के ना, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो ये बन गया तुम्हारा अक्ष, एक्स अक्ष हो गया अब, ठीक। अब ये कह रहा है कि जितना कुल रेखीय संवेग है वास्तव में अभी वही द्रव्यमान केंद्र पर भी कुल द्रव्यमान का होना चाहिए, ताकि गति का नियम लागू रहे। तब क्यों रेखीय संवेग पर इसको क्यों मान लिया गया? क्योंकि रेखीय संवेग ही जड़त्व के कारण उत्पन्न हुई प्रॉपर्टी है, उत्पन्न हुआ गुण है जो इसमें रहता है, जो एक सदिश राशि है। अब मान लीजिए अभी ये दोनों चल रहे हैं, दोनों कण ये चल रहे हैं, मान लीजिए इनका रेखीय संवेग क्या है? तो कुल रेखीय संवेग कणों का कुल रेखीय संवेग, अब इसको P मान लेता हूं, ये होगा सदिश में P1 प्लस P2। और आप जानते हैं रेखीय संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग, m1 v1 प्लस m2 v2। यह है कुल रेखीय संवेग। अब यदि कणों का द्रव्यमान केंद्र एक बिंदु पर मान लिया जाए, सारा द्रव्यमान यहाँ मान लें m1 प्लस m2, और ये द्रव्यमान केंद्र VCM से चल रहा हो, VCM द्रव्यमान केंद्र का वेग, CM से मतलब सेंटर ऑफ मास का वेग, सिंपल सी बात है। यहाँ मान लिया जाए इस बिंदु पर ऐसे, और इस बिंदु को मान लें हम कोई बिंदु मान लें T, ठीक, और द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश RCM मान लें ऐसे। तो कहता है अभी भी रेखीय संवेग यही होना चाहिए, यानी माना हुआ रेखीय संवेग कुल द्रव्यमान का एक बिंदु पर वही होना चाहिए जो उनका वास्तव में है, जो उनका हकीकत में है, ठीक। चलिए अब मानते हैं माना हुआ रेखीय संवेग, ये क्या है? तो कुल है। अब माना हुआ किसी बिंदु T पर यदि कुल द्रव्यमान m1 प्लस m2 को चलते हुए माना जाए तो कुल रेखीय संवेग P वो कितना होगा? m1 प्लस m2 VCM, यानी वही होना चाहिए। यानी अगर यहाँ पे किसी बिंदु पर मान लिया जाए इतना होता है। यदि रेखीय संवेग
अपरिवर्तित है तो बिंदु T द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। बिल्कुल सीधी सी बात हो गई। इसका मतलब रे के संवेग वही रहेगा जैसे कि मैंने अभी बताया। तो कितना हो जाएगा देखो, यहाँ से लगेगा m1 प्लस m2 VCM और यहाँ लिखेंगे m1 V1 प्लस m2 V2 सदिश राशियाँ। सब कुछ सदिश में है, अदिश में कुछ नहीं है, सब वेक्टर हैं। अब यहाँ से VCM अगर निकालना चाहें तो मिल जाएगा VCM m1 V1 प्लस m2 V2 और m1 प्लस m2। ठीक, क्या है? द्रव्यमान केंद्र का वेग है, ये आ गया। अब द्रव्यमान केंद्र का वेग क्या है? द्रव्यमान केंद्र के विस्थापन परिवर्तन की जो दर है वो है। ठीक, लेकिन इसमें एक शर्त है। ठीक, क्या शर्त है इसमें? अब शर्त लिखते हैं कि कणों m1 और m2 के बीच लगे हुए आंतरिक बल, आंतरिक है ना, आंतरिक लिख लेना है यार मुझे, आंतरिक बल ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, एक दूसरे पर बराबर एवं विपरीत दिशा में हैं, बराबर एवं विपरीत दिशा में हों। इसका मतलब अगर यहाँ से कोई बल इस पर लगता है इस तरफ 2 से लेके 1 तक F21 और इस पर भी कोई बल लगता है F12, तो समझ रहे होंगे 2 से लेके 1 तक लगने वाला बल क्या लिख दिया मैंने सदिश में F21 और इसी वस्तु का इस पर लिख दिया F12, तो होना चाहिए F21 बराबर माइनस F12, यानी आपसी बल एक दूसरे पर बराबर होने चाहिए, क्रिया प्रतिक्रिया बल होने चाहिए, तो द्रव्यमान केंद्र को प्रभावित नहीं करेंगे, कुल रेखीय संवेग को प्रभावित नहीं करेंगे। ठीक, तो कुल मिलाकर द्रव्यमान केंद्र के वेग की बात आई तो इस वेग से हम पता लगा सकते हैं कि द्रव्यमान केंद्र कहाँ पर माना जा सकता है, कहाँ पर होना चाहिए। वास्तव में यहाँ पे कुछ नहीं है, जहाँ पे द्रव्यमान केंद्र है यहाँ पे कोई द्रव्यमान नहीं है, ये मानी हुई चीज़ है। इसको मानना क्यों पड़ा? ताकि हमारी गणितीय गणनाएं ठीक हो जाएं, बस इसलिए मानना पड़ा इसको, ताकि हमारे आगे जाने वाले नियम हम इस पर लगा सकें, हम और सारी जानकारियां इससे निकाल सकें, इसलिए इसकी कल्पना की है, इसको माना है। ठीक, तो द्रव्यमान केंद्र क्या है? मानी हुई चीज़ है। कण या कणों के निकाय में ऐसा कोई बिंदु या निकाय के बाहर ऐसा कोई बिंदु जिस पर उनका संपूर्ण द्रव्यमान रखा हुआ माना जा सकता है, उसे कहते हैं द्रव्यमान केंद्र। ठीक, सिंपल सी बात है बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, VCM तक पहुँच गए, अब इससे आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ तक आ गए तो इसे हटा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं कि ये क्या है, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश क्या है। तो हम जानते हैं कि विस्थापन परिवर्तन की दर वेग होता है, तो हम विस्थापन परिवर्तन की दर में इसको बदल सकते हैं। कैसे? देखिए, अगर मैं V1 बताऊं क्या है, तो V1 क्या है? dR1/dt, यानी R1 स्थिति है, स्थिति में परिवर्तन क्या होगा? विस्थापन होगा। छोटा सा परिवर्तन अवकलन से, डिफरेंशिएशन से आप पढ़ चुके हैं अच्छी तरह, dR1/dt होगा। इसी प्रकार
अगर मैं V2 को लिखूं तो वो कितना होगा, dR2/dt, ये होगा देखिए। और अगर मैं VCM को लिखूं तो सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति क्या मानी गई, RCM, तो उसको अगर मैं लिखूं तो VCM ये होगा dRCM/dt। अगर मैं इन चीज़ों को इस सूत्र में लगा दूं यहाँ पे, ठीक, तो बदल जाएगी स्थिति, वेग स्थिति में बदल जाएगा या डिस्प्लेसमेंट में बदल जाएगा। चलिए लगा देता हूँ। अब देखिए ये हो गया dRCM/dt बराबर mdR1/dt प्लस m1 है ना, ऐसे dR2/dt, और आगे बढ़ते हैं, नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2। ठीक, अब यहाँ d/dt क्या है, d/dt देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन लेके काट दो दोनों तरफ से। ठीक, तो क्या बना, RCM dR, छोड़ दो, m1R1, d/dt हट गया, m1R1 प्लस m2R2 बटे m1 प्लस m2। तो ये क्या हो गया, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति का सदिश। क्या लिखें इसे, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश हो गया ये। ठीक, RCM बन गया फॉर्मूला कि द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा। तो m1 कहाँ है ये पता होना चाहिए, m2 कहाँ है पता होना चाहिए, उनका द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा ये पता लग जाएगा। ठीक, अब किसके लिए, n कणों के लिए, n कणों के लिए क्या करें, RCM क्या करेंगे, m1R1 प्लस m2R2 प्लस m3R3 प्लस, ऐसे कर देंगे, और नीचे m1 प्लस m2 प्लस m3 और प्लस करते जाएंगे, ऐसे जितना चाहे हो लगाते जाओ। ऊपर क्या जोड़ेंगे, m1R1 प्लस m2R2 प्लस m3R3, नीचे क्या जोड़ेंगे, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 जोड़ते जाओ। ठीक, अगर इसको सिग्मा में लिखोगे, गणित का जो योग का सूत्र है अगर उसमें लिखोगे तो क्या लिखोगे, सिग्मा लगा लो ऊपर, i बराबर 1, एक एक करके जोड़ना है, n तक जोड़ना है, तो ये हो गया MIRI सदिश, और नीचे क्या जोड़ना है सिग्मा में, नीचे जोड़ना है MI बस। ठीक, i बराबर 1 बिल्कुल ऐसे ही, n तक जोड़ना है, सिग्मा में जोड़ देना है इसको। तो ये है क्या, ये सिग्मा है, यानी कितना टोटल करना है, n कणों तक जोड़ना है। तो लिख दिया n ऊपर, i बराबर 1 MIRI, यानी एक एक करके जोड़ते जाना है। नीचे लिख दिया इसमें भी सेम MI, i बराबर 1 n। ठीक, अब बात आती है कि अलग अलग अक्षों पर इसको कैसे लागू करें, x अक्ष पे कैसे लागू करें, y अक्ष पे कैसे लागू करें, है ना। अब इसमें क्या है, देखो यहाँ पे इसको ठीक करके लिखो, ठीक, इसको यहाँ पे ठीक करके लिखो, MI को ठीक करके लिखो, हाँ, सिग्मा n i इक्वल टू 1 MI, है ना, ऐसे लिखो। अब हो गया ठीक, देखो ऊपर भी n, सिग्मा, ये सब ऐसे करो। अब अलग अलग अक्षों पर इसको कैसे लागू करें, और एक उदाहरण देकर अगर मैं बताऊं तो कैसे इसको हल करें। देखो दो बातें हो सकती हैं, अगर सदिश में ही स्थितियां हैं तो सदिश में लगा दो, डायरेक्ट फार्मूला है आपके पास, सूत्र सीधा बन गया आपका। अगर अक्षों पर है, अक्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं, फिर अक्षों के हिसाब से लगा लो। तो जरूरी है कि फिर हम अक्षों पे एक बार इसको निरूपित कर दें, हम बता दें अक्षों पे इसका निरूपण कैसे होगा, सूत्र बना के दे दें, सूत्र तैयार कर लें और फटाफट उसे लगा दें। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अब इससे बनाते हैं अक्षों पर किस प्रकार से परिभाषित होगा, दो कणों के लिए, दो के बाद फिर 3 4 5 जितने भी आप चाहें रख सकते हैं। तो अब देखिए कैसे करते हैं अक्षों के लिए। अब हम मान लेते हैं x
अक्ष पर द्रव्यमान केंद्र, ओके, तो इसे लिख देंगे एक्स सी एम, यानी एक्स अक्ष पर द्रव्यमान केंद्र। तो क्या करेंगे, एक्स अक्ष का निर्देशांक इस्तेमाल करेंगे m1 x1 प्लस m2 x2 बटे m1 प्लस m2, ये x अक्ष पर है। इसी प्रकार अगर y अक्ष पर करें, y अक्ष पर ऐसे लिख दें, x अक्ष पर लिख दिया, तो YCM कितना होगा, m1 y1 प्लस m2 y2, बिल्कुल ऐसा ही m1 प्लस m2, ये y अक्ष का हो गया। ऐसे ही z का लिखना चाहें ZCM, तो m1 z1 m2 z2 बटे m1 प्लस m2। देखो किसी भी अक्ष पे निर्देशांक अगर गिवन है, अगर निर्देशांक आपको मालूम है कितना दिया है, तो पता लगा सकते हो, आप बड़ी सरलता से निकाल सकते हो इस चीज़ को। द्रव्यमान केंद्र इस प्रकार निकाले जाते हैं, कणों के द्रव्यमान केंद्र, ठीक। तो यानी पहले किसी वस्तु का द्रव्यमान किसी कण पे हो, फिर बहुत सारी वस्तुएं हो, बहुत सारे कण हो जाएं, फिर तो इस तरीके से सूत्र लगाते हुए चलते हैं और द्रव्यमान केंद्र निकाल लेते हैं। अब बात करेंगे उदाहरण की, भाई ये सूत्र कहाँ लग जाएगा, ये सूत्र कहाँ लग जाएंगे। इस तरीके से दो अलग अलग उदाहरण लेंगे और समझ लेंगे कि कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अब देखिए उदाहरण लिखता हूं कैसे निकालते हैं। उदाहरण, तीन कण ए बी और सी, ए बी और सी है ना, और सी, ठीक। निर्देशांक इतने 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 पर रखे हैं, निर्देशांक 1 2 0, 3 2 5 और 7 3 1 पर रखे हैं, ठीक। यदि कणों के द्रव्यमान क्रमशः 1 ग्राम, 3 ग्राम और 5 ग्राम हों, तो कणों के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति बताइए। कणों के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति बताओ या ज्ञात कीजिए, ऐसा लिख दो, ज्ञात कीजिए, ये लो, ठीक। और यहाँ पे लिख दें ए बी सी के निर्देशांक क्रमशः, क्रमशः लगा दो ताकि याद रहे, ऐसे लगा दो, ठीक है। क्रमशः 1 2 0 3 2 5 7 3 1 हैं, 3 2 5 है ना, ऐसे 3 2 5, ठीक। यानी 3 गण हैं, उनके द्रव्यमान बताए और ये बताया कि निर्देशांकों में वो कहाँ कहाँ रखे हैं। तो अब बताने हैं द्रव्यमान केंद्र का जो निर्देशांक है या उसकी स्थिति का सदिश है वो किस प्रकार आएगा, ठीक। अब इसको हल करते हैं। देखो तो m1 कितना है, 1 ग्राम, 1 ग्राम लिख लेते हैं इसको। m2 कितना है, 3 ग्राम, ऐसे लिख लेते हैं।
M3 कितना है 5 ग्राम, ऐसे लिख लेते हैं। M1 कहाँ रखा है, यहाँ स्थिति लिख देते हैं सबकी, ये रखा है 1 2 0 पर। M2 कहाँ रखा है 3 5 3 2 5 है ना, 3,2,5 पर। और C का रखा है M3 रखा है 7 3 1 पे है ना। ये स्थिति, और ये स्थिति मीटर में सेंटीमीटर में जैसे चाहे भी हो सकती है, ठीक है। हाँ, इनकी इकाई एक ही होनी चाहिए, यूनिट एक ही होनी चाहिए, या तो सारे मीटर में हो या सारे सेंटीमीटर में हो। अगर कुछ गड़बड़ है तो बदल दीजिए, एक ही इकाई बना लीजिए, एक ही यूनिट बना लीजिए इनकी, ठीक है। अब इसके बाद ये M1 और ये R1। अब इस R1 में अगर देखो तो क्या क्या है, X Y Z, ऐसे ही R2 में भी X Y Z, ठीक। तो सूत्र लगाए 3 कण हैं, तो 3 कणों की बात करें तो अगर X की बात करें तो कितना होगा, M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 बटे M1 प्लस M2 प्लस M3। सॉल्व करें, इसको हल करें, कितना आएगा देखते हैं। M1 क्या है 1, M2 3, M5, M3, ठीक। तो पहले 1 लिखा प्लस फिर 3 लिखा फिर 5 लिखा, ठीक। ऐसे ये क्या लगा दिए, ये लगा दिए द्रव्यमान। और अब लगाएंगे निर्देशांक। द्रव्यमान का कुल योग कर दिया, 3 और 1 4 और 5 9। अब लगाएंगे निर्देशांक। M1 X1, देखो जरा X1 ये X2 ये है X3, तो ये है 1, दूसरा 3 पे है X में और ये 7 पे है X में, ठीक। तो देखो क्या मिल रहा है, X अक्ष पर निर्देशांक कहाँ है द्रव्यमान केंद्र का, देखो पहले पता चल रहा है, निकाल लो इसको। तो कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 9, और ये कितना हो गया 35 बटे 9। तो ये कितना हो गया 35 और 10 45 बटे 9। तो ये हो गया 5। जो भी तुम्हारी इकाई है इसकी, वही जो भी। तो तुमने किसका निकाला, X अक्ष का निकाला। ऐसे किसका निकालोगे, Y अक्ष का। फिर किसका निकालोगे, Z अक्ष का। और फिर लगा लोगे कोमा X Y Z। तो क्या करें, द्रव्यमान केंद्र कैसे लिखोगे फिर, द्रव्यमान केंद्र का निर्देशांक कैसे, यहाँ लिखोगे X, कितना आया X 5। यहाँ क्या लिखोगे YCM जो आएगा वो लिखोगे, यहाँ लिखोगे ZCM, ऐसे। यानी बिल्कुल इसी प्रकार Y निकालोगे यहाँ लिख दोगे, फिर Z निकालोगे यहाँ लिख दोगे, X तुमने निकाल ही लिया, वो रहा 5, वो यहाँ लिख दिया मैंने। तो ये क्या है, द्रव्यमान केंद्र का निर्देशांक है। तो इस प्रकार जब निर्देशांक दिए होते हैं तो इस तरीके से लगा सकते हो। अब अगर स्थिति सदिश दिए हैं तो सूत्र है M1 R1 M2 R2, वो भी निकाल सकते हो। अब मैं उसका भी एक उदाहरण आपको करके बता देता हूँ कि आसानी से कैसे रखते हैं उस चीज़ को, ठीक है। अब देखिए मैं देता हूँ आपको एक उदाहरण और। दो लिखना है भाई, 2 कण जिनके द्रव्यमान मान लीजिए 5 ग्राम व 7 ग्राम हैं, क्रमशः स्थिति R1 सदिश 2I प्लस 3J प्लस 5K मीटर पर व R2 का स्थिति सदिश है I माइनस 3J प्लस 8K मीटर पर रखे हैं, ठीक। द्रव्यमान केंद्र की स्थिति बताइए, सीधी सी बात यह है, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति
ज्ञात करो। लो भाई, हो गया। अब बताओ कैसे करोगे। सीधा इसमें कुछ x1 y1 z1 लेने की जरूरत ही नहीं है। द्रव्यमान केंद्र की स्थिति है RCM और सीधा सूत्र है M1R1 सदिश प्लस M2R2 सदिश बटे M1 प्लस M2। ठीक, सीधा वैल्यू रख दो, जो वैल्यू गिवन है वो सीधी वैल्यू इसमें लगा दो। पहला द्रव्यमान क्या है 5, दूसरा द्रव्यमान क्या है 7 और स्थिति क्या है R1 और R2, इसमें यूज कर दो। ठीक है, अब देखो RCM का सदिश सीधे आ रहा है 5, पहला द्रव्यमान है, पहली स्थिति है 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 5K कैप। दूसरा द्रव्यमान है 7 ग्राम का और ये आ रहा है I माइनस 3J प्लस 8K पर। कुल द्रव्यमान है 5 प्लस 7। ठीक, अब मिला दो। देखो 5 दूनी 10I और यहाँ कितना I है 7I, तो कितने I हो गए, I हो गए 17I। अब मिलाओ J, 5 या 15 माइनस 7 या 21, तो माइनस के 6J, माइनस के 6J। अब 5 25 के और 56 के, कैसा 56 के है प्लस का, और ये 25 के कैसा है प्लस का, तो 25 और 56, 25 या 75 और 6 81, तो ये बन गया 81 के कुल द्रव्यमान 12। तो ये क्या है, ये जो आया ये क्या है, ये है द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश है ये। क्यों? क्योंकि स्थिति सदिश के पदों में ये दिया था पहले। अब अगर इसका निर्देशांक चाहते हो तो देखो 7/12 किसका है, अगर निर्देशांक निकालूं इसका, द्रव्यमान केंद्र का निर्देशांक ये निकालूं अगर मैं, तो देखो लगाओ I कैप के साथ जो होता है वो किसका होता है, एक्स अक्ष का होता है, तो कितना बनेगा 17/12, ये हो गया x कोमा, कितना है वाई एक्स पे -6/12, तो ये हो गया -6/12 कोमा, जेड एक्स पे कितना है 81/12, तो ये हो गया 81/12, ये आ गया। ये क्या है, ये है द्रव्यमान केंद्र का निर्देशांक। क्यों? क्योंकि सदिश के साथ जो नंबर लगे होते हैं वो होते हैं निर्देशांक। देखिए R1 में ये क्या है 2I, 2 क्या है x अक्ष का निर्देशांक है M1 का, ये क्या है y अक्ष का निर्देशांक है, ये क्या है z अक्ष का निर्देशांक है। तो स्थिति सदिश में जो IJK के साथ नंबर लगा होता है, IJK का जो नंबर है वो क्या है, निर्देशांक है उस अक्ष का। ठीक, तो ये बात ध्यान रखेंगे हमेशा। हम कई बार सोचते हैं यार ये लिखा क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये निर्देशांक जो है दिशा के साथ लगे हुए हैं। 2 नंबर का निर्देशांक, यानी परिमाण क्या है निर्देशांक का 2, और किस दिशा में I कैप पे, तो x अक्ष में है। इस प्रकार इसी सदिश लिखा है तो निर्देशांक पता लगाए जा सकते हैं आसानी से। ठीक, ये हम जब सदिश पढ़ा रहे थे समतल में गति में, जब मैं सदिश पढ़ा रहा था, ये सारी बातें हम जान चुके हैं। ठीक है, चलिए अब जाएंगे अगले वीडियो में और इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। एनसीईआरटी में जो उदाहरण है वो हल करेंगे, एनसीईआरटी में जो प्रश्न है द्रव्यमान केंद्र को लेकर के वो हल करेंगे इससे अगले वीडियो में, और फिर पहुंच जाएंगे घूर्णन गति। ठीक है, फिर घुमाएंगे चीज़ों को। ठीक है।